अच्छा, अभी तक हम लोग क्या देखे थे? जो कनकरेंट प्रोग्रामिंग मतलब क्या, मल्टीपल प्रोग्राम पैरेलल में रन कर सकता है। तो एक यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि सेम वेरिएबल के ऊपर रीड और राइट ऑपरेशन करे वो दोनों प्रोग्राम, लेकिन कनकरेंटली जब रन कर सकता है, अलाउड है प्रोसेसर में, तो एक चांस ये क्रिएट होता है कि एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल हो। तो अभी तक हम लोग क्या देखे? अभी तक हम लोग देखे कि कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग में पूरा टॉपिक में क्या क्या चीज है। एक है प्रीसिडेंस ग्राफ, एक है क्या प्रीसिडेंस ग्राफ, और एक और क्या है प्रोग्राम लिखना, एक और प्रोग्राम लिखना। तो हो सकता है प्रेसिडेंस ग्राफ दे दे और क्वेश्चन रहे जो इसका प्रोग्राम क्या होगा, ये क्वेश्चन रहे, या फिर प्रोग्राम दे दे और ग्राफ के बारे में पूछ ले। एक और क्वेश्चन क्या है कि प्रोग्राम दे दिया है, प्रोग्राम दे दिया है और इसके आउटपुट के बारे में पूछ रहा है कि अगर कोई प्रोग्राम रन करेगा तो क्या आउटपुट आएगा। तो आउटपुट में क्या क्या पूछ सकता है? आउटपुट में वो पूछ सकता है क्या क्या? एक हो गया मैक्सिमम वैल्यू, जो आउटपुट आया है, आउटपुट आया मतलब क्या, किसी वेरिएबल का वैल्यू रहा होगा, कोई वेरिएबल होगा जो प्रोग्राम में ऑलरेडी डिफाइंड होगा, उसका वैल्यू कुछ आया होगा, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है अगर उस प्रोग्राम को रन करवाए। तो मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ इनडायरेक्टली? मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ इनडायरेक्टली? क्या बोल रहा है? अमॉन्ग ऑल आउटपुट, यही हुआ ना। एक से ज्यादा मल्टीपल आउटपुट है, उसमें वो सबके बीच में मैक्सिमम वैल्यू क्या है। या फिर एक और पूछ सकता है क्या क्वेश्चन, एक और पूछ सकता है जो मिनिमम क्या है। सेम चीज है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, मल्टीपल आउटपुट में मिनिमम क्या है मैक्सिमम क्या है वो पूछ सकता है। एक प्रोग्राम देकर उसके आउटपुट का पूछ सकता है क्वेश्चन में। एक और क्या चांस है, एक और थर्ड चांस है क्या, ये कुछ ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन में कुछ पर्टिकुलर वैल्यू को मेंशन कर दिया और पूछ रहा है कि द प्रोवाइडेड वैल्यू इज पॉसिबल और नॉट। मतलब क्या, इसमें कुछ भी वैल्यू गिवन है, ये क्या है, ये गिवन है और पूछ रहा है क्या, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब क्या, ये जो गिवन वैल्यू है इस कनकरेंट प्रोग्राम को रन करवाने के बाद ये आउटपुट आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो हम लोग अब तक क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े क्या, कनकरेंट प्रोग्रामिंग में प्रेसिडेंस ग्राफ बनाना सीख लिए, अच्छे से सीखे थे। ग्राफ से प्रोग्राम लिखना और प्रोग्राम से ग्राफ बनाना, ये दोनों ही चीज सीख लिए। उसके बाद हम लोग का बचा हुआ क्या पार्ट है, आउटपुट का क्वेश्चन हम लोग नहीं देखे थे कि क्या आउटपुट पर कैसा क्वेश्चन होगा, नहीं देखे। मतलब आउटपुट में क्या है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू और जो गिवन कुछ ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन पॉसिबल है या नहीं। मतलब ऑप्शन क्या होगा, एक आउटपुट का ही फॉर्मेट में होगा, ये जो आउटपुट मिल रहा होगा उस आउटपुट के फॉर्मेट में कि ये भी आउटपुट आ सकता है क्या, यही क्वेश्चन में रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहे या फिर सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन रहे, फिर भी चेक करके बताना होगा कितना पॉसिबिलिटी है, क्या है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में दे रहे हैं। ऐसे गेट में वो ऑब्जेक्टिव भी होगा, फिर कुछ मेंशन होगा, 4 मान लो वैल्यू दे दिया, बोला कौन पॉसिबल नहीं है, सबको चेक कर लिया कौन कौन पॉसिबल है, मान लो एक नहीं पॉसिबल है तो ये आंसर हो गया अपना। या फिर कोई ऐसा 4 वैल्यू है, उसमें पूछ दिया कौन सा पॉसिबल है, तो उसमें क्या है, एक पॉसिबल होगा, हो गया आंसर।
तो देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन को बनाकर अच्छे से, जो मिनिमम मैक्सिमम के लिए आउटपुट निकालेंगे कैसे, एक्चुअली फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, और मिनिमम और मैक्सिमम कब आएगा, किस तरीके से मिनिमम मैक्सिमम अगर फाइंड करना है तो हम लोग वो आंसर को लाएंगे, क्या प्रोसेस है उसका, क्या प्रोसीड्यूर है सॉल्व करने का, ये सब चीज देखते हैं। बस यही है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, जो भी वेरिएशन है इतना ही है इसमें। तो मिनिमम मैक्सिमम में होता क्या है, वो कोड को देखकर समझना है, कोड को देखकर फील करना है, देखना है उसको लॉजिकली, फास्ट है, प्रैक्टिस होगा तभी फास्ट होगा वो चीज। उसको देखना है क्या कि मिनिमम वैल्यू के लिए क्या किया जाए आखिर। तो एक लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, इंड हो गया। इसका मतलब क्या समझे हम लोग, जो ये बिगिन है और इंड है, इसका मतलब इस स्टेटमेंट के बाद ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद, ठीक। और बिगिन में क्या है, पैरेलल में चल सकता है स्टेटमेंट, बिगिन और एंड में क्या है, तो एक ही सेम सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन होगा स्टेटमेंट का, जो भी इंस्ट्रक्शन है। कुछ भी वैल्यू लेकर बना सकते हो, कुछ और भी। चलो यही क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या क्या गिवन है। पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, इंट a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10। मतलब क्या है, a का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू 10 है। ये क्या है, इनिशियल वैल्यू है, ठीक। ये यहां लिख लेते हैं इनिशियल। एक आउटपुट का भी लिख लेते हैं, जो आउटपुट हम लोग का आते जाएगा उसको हम लोग लिखेंगे a और b, यहाँ a का वैल्यू, यहाँ b का वैल्यू। यहाँ ऐसा करते हैं, केस मान लो एक से ज्यादा आउटपुट आ रहा हो तो हम लोग चेक करेंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। 4 केसेज के लिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के वैल्यू को एंटर करेंगे और देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। चलो फिर यहाँ क्या दिख रहा है, इनिशियल वैल्यू हम लोग लिख लिए हैं। इसी प्रोसेस से सेम ऐसे ही सोचना है, क्वेश्चन देखते के साथ में। क्वेश्चन देखकर इस तरीके से सॉल्व करोगे, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। और अभी समझा रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन प्रैक्टिस होगा तो बहुत जल्दी इस काम को कर सकते हो। तो देखो, इंट a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10, a5 b10 लिख लिए। फिर क्या है, पर बिगिन, मतलब क्या कि पैरेलल में कुछ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का बात कर रहा है। कौन सा, जो इसके नीचे होगा। कब तक, जब नेक्स्ट पैरेंट नहीं आ जाए। मतलब क्या, यहां से लेकर अगला पैरेंट, देखो बीच में पैरेंट नहीं है ना, पर बिगिन हुआ है, पर इन नहीं हुआ है बीच में, यहां हुआ है। तो इसके बीच का कुछ इंस्ट्रक्शन है
जो पैरेलल में एग्जीक्यूट होना है, मतलब कंकरेंटली वो एग्जीक्यूट होगा, कोई भी पहले कोई भी बाद में, एक साथ जो भी हो सकता है। फिर और इसके नीचे क्या गया तो देखिए बिगिन आया। बिगिन आने का मतलब क्या है, दिखते के साथ समझ में आना चाहिए। बिगिन है मतलब कि कुछ इंस्ट्रक्शन को सेम सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना है, तो इसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन होगा और इंड से पहले होगा वो सब सेम सीक्वेंस को फॉलो करेगा। मतलब क्या है, बिगिन से लेकर इंड तक हम लोग ले आए, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक साथ में इसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा। हो सकता है कि इसके बाद में कुछ रुक जाए प्रोग्राम। रुकने का मतलब प्रीएम्पशन का बात कर रहे हैं, जो प्रीएम्पशन हम लोग पढ़े थे वो प्रीएम्पशन का बात कर रहे हैं कि हो सकता है इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके वो प्रोसेस रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं है जो इससे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं। तो नंबर दे देते हैं हम लोग। नंबर क्या देते हैं, पहला दूसरा, सब इंस्ट्रक्शन का नंबरिंग कर दिए हैं। फिर यहां भी बिगिन है, यहां इंड है, सेम केस यहां के लिए भी है। ये मान लो हम लोग का 3rd नंबर इंस्ट्रक्शन है और ये है 4th नंबर। तो 4 इंस्ट्रक्शन है, 1 2 3 4। कुछ इनिशियल वैल्यू है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हाँ, तो कैसे कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखो बिगिन और एंड मतलब 1 के बाद ही 2 होना है, ये बात पक्का है। तो यहां 1 लिखिए, इसके बाद में यहां 2 लिखिए, ये बात पक्का है ना। 1 के बाद 2 होगा, ये गारंटी है। एक और चीज क्या है, 3 के बाद 4 होगा, ठीक। तो यहां 3 बनाए और इसके बाद कौन होगा, 4 होगा। अच्छा 1 2 जो है और 3 4, ये दोनों में क्या रिलेशन है। ऐसे 1 2, ये तो मान लो 1 के बाद में 2 होगा तो चले गया, 3 के बाद में 4 होगा, ये भी समझ गए। लेकिन ये पूरे सिस्टम, ये दोनों इंस्ट्रक्शन को एक साथ देखते हैं, ये दोनों को एक साथ देख सकते हैं, देखते हैं क्या रिलेशन है। तो रिलेशन यही है कि ये दोनों, ये पहला 1 2 मतलब क्या हुआ, इसका बात कर रहे हैं, और 3 4 मतलब क्या बात कर रहे हैं, 3 4 मतलब ये बिगिनिंग का बात कर रहे हैं। तो ये किसके बीच में है, ये दोनों किसके बीच में है, पर बिगिन और पर एंड का। मतलब ए और ए पूरा पैरेलल में है, मतलब कॉन्करेंटली रन कर सकता है। हो सकता है पहले इसको रन करवा लें या पहले इसको रन करवा लें, किसी भी सीक्वेंस में हम लोग करवा सकते हैं और देख सकते हैं जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट रहेगा वो आएगा आउटपुट। तो हो गया। तो देखो एक केस हम बनाते हैं, केस 1 का हम बात कर रहे हैं। केस 1 का बात जब हम कर रहे हैं तो केस 1 को हम क्या लिखते हैं, जो पहले 1 किए, 2 किए, 3 किए, 4 किए, पॉसिबिलिटी है ना। पहले इसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर 2 को, उसके बाद 3 को, उसके बाद 4 को। तो हम केस 1 उसी को मानकर चलते हैं। क्या, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये हो गया हम लोग का क्या है, ये हम लोग का केस 1 है। अभी सॉल्व नहीं किया, सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना पॉसिबल आंसर है इसका। फिर इसके बाद एक और केस क्या है कि ये दोनों पैरेलल में है ना, तो 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक। 3 4 1 2, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो ये भी लिखते हैं कहाँ, ये लेते हैं केस 2 में। क्या क्या है, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना। इसके बाद देखते हैं क्या है, पहले ए कर लिए, फिर उसके बाद में पहले ए भी कर लिए। अच्छा जब पहले ए किए थे, 1 2 को पहले किए थे 3 4 वाले से, एक पॉसिबिलिटी ये भी तो था ना कि 1 को एग्जीक्यूट किए हम लोग, 1 को एग्जीक्यूट किए हम लोग, लेकिन 2 कंप्लीट करने के पहले ही, 2 को कंप्लीट करने के पहले ही यहां पर प्रीएम्पशन हो गया। एक पॉसिबिलिटी है ना, क्यों, प्रीएम्पशन कहीं भी और कभी भी हो सकता है। तो मान लो यहां पर प्रीएम्पशन हुआ है, पॉसिबिलिटी हो सकता है। प्रीएम्पशन हुआ तो क्या हुआ, केस 3 लेते हैं इसको, पहले कौन किए, 1 को कर लिए थे,
पहले वन को एग्जीक्यूट कर लिए, फिर ये प्रिंट हो गया है, तो 2 अभी नहीं हुआ है और प्रिंसन हो गया इसका। इसके बाद क्या हुआ है सिस्टम में, 3 आया और 4 आया, फिर 2 आया, पॉसिबिलिटी है ना। तो 1 के बाद क्या आया, 3, उसके बाद 4, 3, 4, उसके बाद में 2 का चांस आया, मतलब प्रिंसन हुआ था मतलब, लेकिन उसके बाद का प्रोग्राम भी तो रन करना है। इसके बाद का प्रोग्राम कब रन किया है, लास्ट में रन किया है। एक केस बन सकता है ऐसा। तो लास्ट में क्या आया, लास्ट में 2 आया है, ये भी एक केस बन गया। ये क्या है केस, केस 3 है। एक और केस क्या बन सकता है कि ओवन किया, चलो सही बात है, ओवन सबसे पहले आया, यहां प्रिंसन हुआ, फिर 3 आया, ठीक। चलो उसके बाद 1 के बाद में 3 आया, 3 एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन ए भी तो प्रिंट हो सकता है ना, ए भी प्रिंट हो सकता है ना। 1 के बाद में 3 आया तो यहाँ प्रिंसन हुआ, इसका मतलब ये थोड़ा ये यहाँ नहीं हो सकता है, ये बीच में नहीं प्रिंट हुआ। प्रिंसन कभी भी और कहीं भी और किसी का भी हो सकता है, कोई भी प्रोग्राम का, कितना नंबर ऑफ प्रोग्राम का हो सकता है वो। तो मान लो ये भी प्रिंट हुआ 3 के बाद, तो कहाँ गया 3 के बाद, तो 4 तो नहीं एग्जीक्यूट किया क्योंकि प्रिंट हो गया है। तो 3 के बाद ये फिर से कहाँ आ गया, 2 पर आ गया। तो 1 के बाद 3 के बाद 2, उसके बाद 4, 3 के बाद 2, उसके बाद 4। एक केस ये भी बन गया ना, 1 3 2 4, ये भी बन गया ना, 1 3 2 4। ये कौन सा है, ये है केस 4। अब मान लो हम लोग एक और केस लेते हैं, केस 5। हम लोग एक और केस लेते हैं, केस 5, इसको एक्सटेंड करते हैं। तो केस 5 में हम लोग को क्या दिख रहा है कि चलो 1 के बाद प्रिंसन कर रहे थे ना, 1 के बाद नहीं करते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं पहले। तो मान लो स्टार्ट किए 3 से, मतलब 1 2 को पहले ना करके पहले 3 से स्टार्ट किए। 3 को पहले लिखते हैं, तो 5 वाले में, ये 5 वाले में 3 को पहले लिख दिए, 3 को सबसे पहले लिखे। फिर क्या हुआ, प्रीएम्पशन हुआ। तो 3 के बाद मान लो 1 2 दोनों एग्जीक्यूट हो गया, फिर 4 आया, मतलब 3 1 2 4। क्या हुआ, 3 1 2 4। ये पॉसिबिलिटी है ना, 3 1 2 4, ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना, ये भी लिख लिए। एक और भी क्या पॉसिबिलिटी है कि 3 1 4 और 2। क्यों, क्योंकि हम लोग के जो प्रोग्राम है उसमें रिलेशन क्या है कि 2 है जो 1 के बाद होना चाहिए, लेकिन ये दोनों से नहीं है, ये दोनों से एक कोड है जो इंडिपेंडेंट है। मतलब ये जो पूरा कोड है दोनों, और ये दोनों को दोनों ही आपस में इंडिपेंडेंट है। ये दोनों में रिलेशन है, 1 2 में रिलेशन है और 3 4 में रिलेशन है, लेकिन ये लोग तो इंडिपेंडेंट है, कभी भी रन कर सकता है। तो अभी क्या लिखे थे, 3 1 2 4, मतलब 3 1 2 4। तो 1 के बाद 2 ही क्यों कंप्लीट करेंगे, हो सकता है यहाँ भी प्रिंसन हो जाए, तो 1 के बाद 4 आ जाए, तो 3 1 4 2, इसको लिखते हैं यहाँ पर 3 1 4 2। ये कौन सा है, ये है केस 6 का। एक किसका है, 3 1 4 2। अब देखो और कोई केस बचा है क्या, देख लेते हैं स्टार्टिंग से काउंट करके। 1 2 3 4 है ना केस 1। केस 1 क्या है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर क्या है 3। केस 2 क्या है, 3 4 1 2, दोनों साइड से हम काउंट किए। उसके बाद क्या है केस 3 में 1 3 4 2, 1 3 4 2। उसके बाद क्या है 1 3 2 4। उसके बाद 3 1 2 4। उसके बाद
3 1 4 2। यही पॉसिबिलिटी है ना, बस ये पॉसिबिलिटी हो गया तो सही। तो कितना वैल्यू है इसका? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 केसेज पॉसिबल है। मतलब क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट आउटपुट्स पॉसिबल फॉर दिस प्रोग्राम इज 6। टोटल 6 टाइप का आउटपुट आ सकता है इससे, एक ही प्रोग्राम को रन करने से। तो मिन मैक्स वाला समझ गए ना कि मिनिमम आउटपुट पूछ दिया और मैक्सिमम आउटपुट पूछ दिया तो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। ये सब केस है, इतना सारा केस है, जान लो कैसे केस को लिखे हैं। केस को देखो किस तरीके से लिखे। पहले ये दोनों को लिख लिए सीक्वेंस, फिर ये दोनों का लिख लिए, फिर इसमें पॉसिबिलिटी देख लिए। हाँ, एक ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या? 2 3 4 1, यहां देखो ऐसे 2 3 4 1, क्या है? 2 3 4 1 हो सकता है क्या पॉसिबिलिटी? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पहले 2 लिए हैं। स्टार्ट कहां से किए? 2 से किए। 2 से स्टार्ट कर ही नहीं सकते हैं। स्टार्ट जब भी होगा तो या तो 1 से स्टार्ट होगा या तो 3 से स्टार्ट होगा। क्यों? 1 के बाद 2 आना है, 3 के बाद ही 4 आना है। तो 2 और 4 से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। 1 से करो या 3 से करो। देखो सब जगह में कहीं 3 है, 3 1 1 3 1, मतलब 1 2 3 जगह 1 से स्टार्ट है, और क्या है? 3 जगह 1 2 3, 3 जगह 3 से स्टार्ट है। ठीक, मतलब ए है नंबर ऑफ पॉसिबल केसेज। तो क्या करेंगे अब? इसका आउटपुट कैसे निकालेंगे? तो आउटपुट में कुछ नहीं दिमाग लगाना है। आउटपुट में क्या करना है? जो कोड है ना, सबका कोड है ना, इंस्ट्रक्शन 1 का ये है ना लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन, बस इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवा देंगे। देखो कैसे करवाते हैं। ये सेम प्रोसेस में करना है। ठीक, देखना आराम से। सबसे पहला हम लोग कोई इनिशियल वैल्यू गिवन है। केस 1 में करना क्या है? केस 1 में 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना है, हम लिख चुके हैं। सबसे पहले 1 को करते हैं एग्जीक्यूट। 1 किए ना, 1 क्या है? a इक्वल टू b इंटू 10। मतलब क्या? a का वैल्यू क्या हो गया? b इंटू 10। b का क्या है? 10 है ना, इंटू 10। तो a का वैल्यू कितना हो गया? 100 हो गया ना। a इक्वल टू b इंटू 10, b का वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 10 100। a का वैल्यू क्या हुआ? 100 हो गया। फिर उसके बाद क्या है? ये 1 को एग्जीक्यूट कर दिए हम लोग। ये 1 को कर दिए तो 1 को हम लोग इससे ब्लू पेन से ऐसे टिक लगा लेते हैं, मार्क कर लिए। चलो इसके बाद क्या है? इसके बाद 2 को करना है। 2 को कैसे करेंगे? इसमें है b इक्वल टू a प्लस 2। मतलब b का वैल्यू क्या है? a प्लस 2 है। a का वैल्यू 100, तो 100 प्लस 2 कितना हुआ? 102। क्या हो गया? 2 को हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो 2 का भी वही करेंगे, 2 को हम लोग टिक मार्क कर लिए। इसके बाद क्या आया इंस्ट्रक्शन? इसके बाद 3 आया, तो 3 को एग्जीक्यूट करेंगे। 3 में क्या दिया है? a इक्वल टू a प्लस 2b माइनस 3। a का वैल्यू कितना है? 100। यहां लिखते हैं रफ में 100। a प्लस है ना, a का वैल्यू 100 प्लस 2b प्लस 2b, इसका ट्वाइस करो। 102 का ट्वाइस कितना हो गया? 204 हो गया। माइनस 3 टोटल कितना हो गया? 301 हो गया। किसके वैल्यू में? a के वैल्यू में गया। a के वैल्यू में क्या आ गया? 301 आ गया। इससे क्या हुआ? 3 हो गया। इससे क्या हुआ? 3 एग्जीक्यूट हो गया। फिर इसके बाद क्या आएगा? 4 आएगा। 4 में क्या है? b इक्वल टू 5a प्लस b। हाँ, इसमें क्या है? a इक्वल टू 301 आया ना, 301 यहाँ लिख दिए। हाँ, चेंज यहाँ ही करना वेरिएबल को।
वेरिएबल का जो वैल्यू चेंज होगा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद, जो राइट ऑपरेशन भी यहाँ करना है। क्यों? देखो असाइनमेंट है वैल्यू का, a इक्वल टू a प्लस 2b-3। इस पूरे के वैल्यू को कैलकुलेट करके a में स्टोर भी करना है। तो हम लोग क्या किए, पहले कैलकुलेट किए, उसके बाद में स्टोर किए 301 यहाँ पर जो वैल्यू आया है। फिर करेंगे 4 को। 4 क्या है? 5a प्लस b। a का 5 टाइम्स, मतलब क्या हुआ इसका 5 टाइम्स कितना होगा? 301 है ना, तो 1500 5 टाइम्स ऑफ a, 5 टाइम्स ऑफ a प्लस b का वैल्यू कितना है? 102 है, 102 है। टोटल कितना हो गया? 1607। मतलब क्या, 4 को जब एग्जीक्यूट किए तो b का वैल्यू क्या हो गया? b का वैल्यू हो गया 1607। a का वैल्यू कितना है? 301। तो एक केस 1 के लिए, अब देखो चारों हो गया ना, देखो फोर्थ वाला भी अभी कर लिए ना। फोर्थ वाला जब किए, इसके बाद और कुछ है करना? नहीं करना है। तो इसके बाद क्या करना है? केस 1 के लिए फाइनल आउटपुट क्या है? तो जो a का वैल्यू हम लोग का आया, जो फाइनली सब इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के बाद a और b का जो वैल्यू आया है वही हम लोग का आउटपुट है। तो कैसे करेंगे? देखेंगे यहाँ a का आउटपुट कितना आया, a का वैल्यू 301, तो यहाँ लिखेंगे 301। फिर क्या है? b का वैल्यू क्या है? 1607। b का वैल्यू क्या है? 1607। तो एक a का वैल्यू हो गया, एक और b का वैल्यू है। किसके लिए है? a है केस 1 के लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग एक और केस देखते हैं। लेकिन एक और केस देखने के पहले, एक और केस का जो वैल्यू हम लोग देखेंगे, ये क्या केस में है? इंस्ट्रक्शन का क्या सीक्वेंस रहेगा? 3 4 1 2 सीक्वेंस ही रहेगा ना। लेकिन हम लोग जो केस 1 का यहाँ पर आउटपुट लाए हैं, a का कुछ वैल्यू आया है, b का कुछ वैल्यू आया है, इस वैल्यू पर हम लोग केस 2 नहीं लगा सकते हैं। क्यों? समझो बात को। केस 1 है, एक a पॉसिबिलिटी है रन करने का, एक a भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि केस 1 भी रन करे उसके बाद केस 2 रन करे। ये नहीं पॉसिबल है। क्यों? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तो एक ही बार होगा ना। ये प्रोग्राम लूप में थोड़ा ही है, लूप कहीं नहीं गिवन है, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एक बार ही करना है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल केसेज इतना है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स इतना होगा। लेकिन जब किसी भी केस को लेंगे तो किसी और केस के आउटपुट को नहीं यूज कर सकते हैं। मतलब क्या है? इसको फिर से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। कौन से वैल्यू से? जो वैल्यू से यहाँ पर इनिशियलाइज किया गया है। तो क्या था? 5 और 10। इनिशियल वैल्यू यही था ना, 5 और 10। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर इनिशियल वैल्यू जो पहले था वो पुट कर देंगे। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू कर दिए क्या? यहाँ पर 5, यहाँ पर 10। चलो, ये भी रफ वर्क है जो हटा देते हैं यहाँ से, फिर काम आएगा हम लोग को। इसके बाद एक और केस का हम लोग देखते हैं। क्या केस का देखते हैं? मान लो केस 2 का देखते हैं। ठीक, केस 2 में क्या है? केस 2 नहीं, कोई और देखते हैं। ये तो आसान है, 1 2 3 4 है। 1 2 3 4, ये क्या है? 3 4 1 2, 3 4 1 2, सीधा सीधा ही है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा और जो सीक्वेंस उल्टा पुल्टा है उसको करने का, एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं। कौन सा? मान लेते हैं 4 है। 4 वाले में क्या है? 1 3 2 4, 1 3 2 4। तो लग रहा है ना, जिग लग रहा है। 1 के बाद आ गया 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 4। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्या है? कौन सा सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फोर्थ को, केस 4। 1 3 2 4। सबसे पहले क्या है? 1 को सॉल्व करना है। 1 में आए, 1 में क्या किए? a इक्वल टू b इंटू 10। b का वैल्यू कितना है? 10 है। 10 इंटू 10 कितना हुआ? 100। 100 कहाँ स्टोर होगा? a में स्टोर होगा। a में कितना हो गया? 100। इससे क्या हो गया? इससे 1 एग्जीक्यूट हो गया है। इसके बाद क्या है? देख लो, ये सामने नहीं दिख रहा हो तो 1 के बाद क्या है? 3 है।
3 को करेंगे, देखो केस 4 में 1 के बाद 3 करना है, 1 3 2 4 यही सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। 3 करना है, 3 कहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, इसको एग्जीक्यूट करना है पहले। इसमें क्या है, a इक्वल टू a प्लस a का वैल्यू कितना है 100, तो 100 प्लस 2b कितना है 10 है b का वैल्यू, मतलब 20 माइनस 3 मतलब क्या हुआ 117। कहाँ स्टोर करना है, ए में स्टोर करना है। ए का वैल्यू क्या हो गया 117। ए कौन सा कंप्लीट हुआ, ए 3 कंप्लीट हो गया, ए है जो 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद 2 है। इसके बाद 2 में कैसे आएंगे, 2 यहाँ पर है, सीधा यहाँ ही आएंगे। तो क्योंकि इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग तो लिखा हुआ है, केस जब हम बनाए हैं तभी लिख चुके हैं, अब दिमाग नहीं लगाना है। अब जो भी यहाँ पर सीक्वेंस है जिस केस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सीधा उस सीक्वेंस के उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने चले जाएंगे। तो क्या है 3 के बाद 2 है, तो 2 में आए, 2 में क्या है b इक्वल टू a प्लस 2। a का वैल्यू कितना है 117 प्लस 2 हुआ तो कितना हुआ 119 हुआ। कहाँ स्टोर करेंगे, b में करेंगे। देखो b में करेंगे तो b में 119 स्टोर कर दिए, मतलब 2 भी हो गया ना खत्म। यहाँ पर देखो 2 भी खत्म हो गया। फिर कौन सा आया 4 आया, फोर्थ वाले में आया तो क्या हुआ b इक्वल टू 5a प्लस b, मतलब 5a कितना हो गया, a कितना है 117 इंटू 5 प्लस b कितना है 119, सही है ना। 5a प्लस b, 5 टाइम्स ऑफ 117 प्लस 119। तो ऐसा करते हैं 117 का ही 6 टाइम्स कर लेते हैं और 2 अलग से ऐड कर लेंगे, ठीक। तो 6 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा, 6 टाइम में कहाँ स्टोर करना है, स्टोर करना है लास्ट स्टेटमेंट 4 है, 4 में ही करना है ना, मतलब कि b में करना है स्टोर। क्या करेंगे 117 इंटू 6, तो कितना हो गया 7 छक 42, 42 2 4 बचा, 6 4 10 0 1 6 702 हो गया, प्लस 2 और किए इसमें कितना आ गया 704 आएगा। तो b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू होगा 704। फोर्थ खत्म हो गया ना, फोर्थ हो गया ना खत्म। इसके बाद फोर्थ केस में कोई और इंस्ट्रक्शन है क्या एग्जीक्यूट होने के लिए, नहीं है। क्यों, 4 ही इंस्ट्रक्शन था, चारों के सीक्वेंस में हम सेम सीक्वेंस में एग्जीक्यूट कर चुके हैं। तो अब जो वैल्यू आया होगा, जो क्या होगा फाइनल आउटपुट आया होगा मेरा, किसके लिए है, यह है केस 4 के लिए। देखो केस 4 के लिए, तो केस 4 में क्या है, a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू कितना आया है 117, मतलब 117। b का वैल्यू कितना आया है केस 4 में, b का वैल्यू कितना आया 704, तो ये कितना आया 704। अब देखो 2 अलग अलग वैल्यू आया ना, पहले बार में केस 1 में 301 1607, अभी कुछ और वैल्यू आया है, मतलब क्या a और b दोनों का वैल्यू चेंज हो गया। एग्जीक्यूशन ऑर्डर को चेंज करने से a और b दोनों का वैल्यू चेंज हो गया। तो क्वेश्चन क्या रहेगा कि मिनिमम क्या वैल्यू होगा a का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो मान लेते हैं अगर 2 ही केस होता, अगर केस 1 और केस 4 यही 2 केस पॉसिबल होता किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, मतलब कि 2 ही आउटपुट आ रहा होता और 2 आउटपुट ए दोनों रहता अगर, तो मिनिमम कौन होता, ये दोनों में देखेंगे मिनिमम कौन है, तो फोर्थ है जो मिनिमम हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ केसेस 6 है। तो सबको जैसे है, जैसे ये दोनों को सॉल्व किए ना, केस 1 और केस 4 को जैसे सॉल्व किए हैं, सेम वैसे ही बाकी सब केस को, ये सब बाकी सब केस को सॉल्व करके इसमें वैल्यू लिखना है और मिनिमम जो बोला वो मिनिमम फाइंड करना है। तो कैसे लिखेंगे सबका वैल्यू, तो देख लेंगे क्या,
कि मान लो पूछ दिया ए का मिनिमम वैल्यू कितना है, ए के लिए मिनिमम वैल्यू कितना है, इसका ए मिनिमम पूछ दिया मान लो, तो क्या करेंगे, सब सॉल्व करेंगे? नहीं, सब नहीं सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, थोड़ा वाइजली सॉल्व करेंगे, दिमाग लगे, टाइम कम लगे। क्या करेंगे, ए का पूछा है ना, तो केस 1 में गए, केस 1 में 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में है, ए का ही फाइंड करना है। ए कहां पर आया, 1 b इंटू 10, कोई दिक्कत नहीं है अभी, b इक्वल टू ए प्लस 2, 3 में a इक्वल टू ए प्लस 2b, उसके बाद b इक्वल टू 5a प्लस b। फोर्थ इंस्ट्रक्शन का कोई काम है नहीं है, क्यों, ए का फाइनल असाइनमेंट यहाँ ही हो रहा है, ये इंस्ट्रक्शन यूजलेस हो गया ना, लास्ट वाले स्टेप को नहीं करेंगे। जो भी स्टेप ऐसा हो जो मेरे लिए यूजलेस है उसको नहीं करेंगे, क्यों, ये केस 1 के लिए बताया। मान लो केस 2 रहता, केस 2 होता 3 4 1 2, 3 क्या है, ए है, ए का वैल्यू असाइन हो रहा है ना, इसको करेंगे। फिर क्या है 3 4 1 2, इसके बाद 4 है, 4 में b के वैल्यू को हम लोग असाइन कर रहे हैं, लेकिन 4 के बाद 1 और 2 है, 1 यहाँ है, 1 में क्या करते हैं हम लोग, 1 में a के वैल्यू के लिए b का भी जरूरत है, और 4 में हम लोग b के वैल्यू को राइट किए हैं, मतलब इसको करना होगा। सब अलग अलग केस के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन को ड्रॉप किया जा सकता है, तो 3 भी करेंगे 4 भी करेंगे, इसके बाद 1 है, 1 में क्या है, ए का वैल्यू ही असाइन कर देंगे, फाइनल है जो ए का वैल्यू आ ही रहा है, ए भी करेंगे। इसमें क्या है, बी का वैल्यू आ रहा है, नहीं करेंगे, इसको छोड़ दिए। तो 3 ही इंस्ट्रक्शन करना पड़ा ना, 1 2 3 करना पड़ा। वैसे ही आगे देखते हैं, 1 3 4 2 1 3, 1 में भी ए का वैल्यू को लिखे हैं, कुछ राइट किए हैं, 3 में भी लिखे हैं, 4 में बी का वैल्यू लिखे, 2 में बी का वैल्यू लिखे, मतलब 1 और 3 दो ही स्टेटमेंट को करना है। उसके बाद क्या है, 4 और 2, इसमें ए के वैल्यू के लिए क्या है, 4 और 2, इसमें क्या है, राइट कर रहे हैं, बी के वैल्यू को राइट कर रहे हैं। मतलब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को मिनिमम चाहिए ए का वैल्यू, समझ रहे हो ना। तो इसके वैल्यू के लिए 4 और 2 यूजलेस है। हाँ, अगर 4 और 2 एक किसी ए दोनों के बाद में अगर 1 और 3 आ जाए, तब उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि 1 में क्या है, ए के वैल्यू पर राइट ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बी का वैल्यू के साथ कुछ कैलकुलेशन करने के बाद राइट हो रहा है। मतलब क्या, 1 से पहले अगर कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसमें बी का वैल्यू का असाइनमेंट कहीं भी हुआ है, वो जरूरी है इसको सही इंप्लीमेंट करने के लिए। समझ रहे हो बात। तो यही देखना है केवल। मान लो किसी और को देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई और केस को देखते हैं, केस 5 को, केस 5 को देखते हैं एक बार और समझो। क्या है, 3 1 2 4, 3 कहाँ है, ए का मिनिमम के लिए भी बात कर रहे हैं हम, ठीक, ए का मिनिमम फाइंड करना है, उसके लिए कर रहे हैं। तो ये सीक्वेंस क्या है, 3 1 2 4, 3 आया, ए के लिए कर रहे हैं, ए का यहाँ है, करना पड़ेगा। 3 के बाद क्या आया, 1, ए के लिए कर रहे हैं, ए करना पड़ेगा। उसके बाद क्या आया, 2, बी के लिए कर रहे हैं, नहीं करेंगे। फिर 4 आया, 4 में बी के लिए कर रहे हैं, नहीं करेंगे। मतलब क्या है, दो ही इंस्ट्रक्शन करना पड़ा ना, एक 1 और एक 3, ए और ए, दो ही इंस्ट्रक्शन करना पड़ा ना, सब नहीं करना पड़ा। इसलिए ब्लाइंडली सबको नहीं फाइंड आउट करेंगे, सबको करेंगे, आंसर तो सही आएगा, आंसर सही आना ही आना है, क्योंकि ये प्रोसेस सही है सॉल्व करने का, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। तो एक नंबर के क्वेश्चन के लिए 10 मिनट टाइम नहीं दिया जा सकता है, इसलिए मिनिमम टाइम में वो सॉल्व करना है। तो कैसे होगा, प्रैक्टिस रहेगा, सही सॉल्व होगा और कम टाइम में होगा। तो इसमें क्या है, मिनिमम हो गया, सेम वैसे ही मैक्सिमम के लिए भी करेंगे, सेम स्ट्रेटजी मैक्सिमम के लिए भी होगा। मान लो यहां पूछ दे मैक्स, तो मैक्स के वैल्यू के लिए भी सेम स्ट्रेटजी होगा।
तो मिनिमम और मैक्सिमम तो चलो हो गया, समझ गए, ठीक है। एक और क्या क्वेश्चन आ सकता था, क्या पॉसिबिलिटी था, जो ए और बी है ना, ए का वैल्यू को दे दिया 80 और बी के वैल्यू को दे दिया 200, और पूछा क्या कि ये पॉसिबल है या नहीं, ए का वैल्यू 80 और 200 पॉसिबल है या नहीं है। तो कैसे देखेंगे, चलेंगे केस 1 पर। ए का वैल्यू 80 है ना, 80 पॉसिबल है कि नहीं चेक करना है हमको, ठीक है, चेक करते हैं। केस 1 में क्या है, 1 2 3 4 करना है ना। सबसे पहले 1 को एग्जीक्यूट किए, और 1 को किए तो क्या हो गया, a इक्वल टू बी इंटू 10, बी का इनिशियल वैल्यू 10 था, तो 10 इंटू 10 कितना हुआ, 10 इंटू 10 100 हो गया ना। मतलब कि पहला में ही a का वैल्यू 100 हो रहा है। और एक और चीज हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि 1 के बाद 2 3 4 है, 2 3 4 है, जिसमें यहां पर बोला था a का वैल्यू 80 ही आने के लिए, लेकिन यहाँ क्या हुआ, 100 हो चुका है, मतलब 20 से ज्यादा अभी ही हो चुका है। इसके बाद देखेंगे 2 3 4 में क्या हो रहा है, 2 में कुछ b पर राइट किए, a में भी कुछ राइट किए, लेकिन ट्वाइस ऑफ b ऐड कर दिए हैं। b का वैल्यू क्या है, 10 है, उसका ट्वाइस ऐड किए हैं, मतलब कि यहाँ पर a है जो और 100 से इंक्रीज ही होगा। ये बात पक्का है, यहाँ पर भी डिक्रीज नहीं हो रहा है। मतलब क्या कि a से a का 80 वैल्यू केस 1 से पॉसिबल तो नहीं है। सबको सॉल्व नहीं किए, सबको सॉल्व नहीं करना है, आंसर जो प्रोवाइडेड है उसको एलिमिनेट करना है, ऑप्शन को कि गलत है उसको बहुत जल्दी चूज कर लेना है। क्या किए, ए का 80 वैल्यू केस 1 से पॉसिबल नहीं है। फिर देखते हैं, मान लो केस 4 फाइंड आउट किए थे ना, मान लेते हैं केस 4 का कितना था, 117। हम क्या बोल दिए, जो ए का 200 पॉसिबल है क्या, तो देखेंगे क्या कि केस 4 है ना, केस 4 को हम चेक कर रहे हैं, ठीक। केस 4 के लिए क्या है, ए का 200 है, बी का भी कुछ वैल्यू होगा, बी का भी कुछ वैल्यू होगा, तो ये पहले एक पर देख रहे हैं। अगर एक सही निकल गया, अगर ए का वैल्यू सही आ गया तो हम लोग बी का भी चेक करेंगे। मान लो ए का ही नहीं आया, क्या करेंगे, अगले ऑप्शन में चले जाएंगे, फिर वहां ये स्ट्रेटेजी लगाएंगे, ए का चेक करना या बी का चेक करना, जिसका भी आसान लगे। कैसे आसान होगा, वो कोड के अकॉर्डिंग होगा। ये जो कोड है इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे कि किसका फाइंड करना आसान है। वो कैसे दिखेगा कि जो राइट ऑपरेशन है, राइट ऑपरेशन यहाँ ए पर है, यहाँ बी पर है, यहाँ ए है, यहाँ बी है। देखेंगे कि किसका राइट ऑपरेशन ए पार्ट है जो ज्यादा लेंदी है, किसका ए पार्ट है जो ज्यादा लेंदी है। जो आसान वाला हो उसको पहले करेंगे, कि मान लो वहां आसान वाले से ही एलिमिनेट हो जाए ऑप्शन। तो इसीलिए यहां पर देखना क्या है कि मान लेते हैं ए का वैल्यू 200 है या नहीं, अब चेक करना है। तो केस 4 के अकॉर्डिंग करते हैं, क्या है 1 3 2 4, 1 आया, 1 में क्या किए, b इंटू 10, मतलब 10 इंटू 10, ए 100 वैल्यू आया, ए का वैल्यू कितना हुआ 100 आया। इसके बाद क्या है 1 3 2 4, इसके बाद आए 3 पर आए, 3 पर आए तो a इक्वल टू a प्लस 2b माइनस 3, ए कितना है 100 है, 2b 20 माइनस 3, मतलब 117 हो गया। किसके लिए हुआ, a का वैल्यू हो गया 117। इसके बाद में क्या है, इसके बाद 2 और 4 है, इसके बाद 2 और 4 है। 2 में क्या हो रहा है, b पर राइट ऑपरेशन हो रहा है, कुछ मतलब है क्या, इसे है ही नहीं, क्यों, हम लोग a का वैल्यू चेक कर रहे हैं, इसको देखना ही नहीं है। और 4 में क्या है, b पर राइट हो रहा है, इसको भी नहीं देखना है। मतलब क्या, जो केस नंबर 4 से a का 117 वैल्यू ही आएगा, मतलब कि a का 200 वैल्यू नहीं आएगा। तो सेम वैसे ही दूसरे केसेस से भी देख लेंगे। और ये थोड़ा ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं आएगा, इतना सारा केस पॉसिबल भी नहीं है, कम केसेस पॉसिबल होंगे। तो बस यही है इसमें।
पर्पस है क्या, जो प्रोग्राम लिखा है उसको अच्छे तरीके से रन करवाना। रन कैसे करवाएंगे, हम लोग देखेंगे क्या, जो प्रोग्राम को पहले रीड किए, रीड करने के बाद उसका प्रेसिडेंस ग्राफ ड्रॉ कर लिए। क्यों, क्योंकि ये ग्राफ क्या है, विजुलाइज करने के लिए ज्यादा इजी है। कोड को बहुत सारा यहाँ पढ़ना पड़ता है, लेकिन ग्राफ को इजीली देखकर विजुलाइज किया जा सकता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही मतलब स्ट्रांग होता है, वो जो इजीली समझ जाए सामने वाला। जैसे क्रिकेट देखते हो ना, क्रिकेट में देखते हो रन रेट के लिए ऐसे ग्राफ दिखाएगा, कहाँ कहाँ विकेट गिरा ऐसे ऐसे जाएगा। बाकी स्कोर बता दे अगर कि कहीं पर मान लो ऐसे है, इतना ओवर में इतना रन, वो टफ होता है। लेकिन वो ग्राफ से दिखा देता है कि हाँ इतना ओवर में कहाँ कहाँ मारा। पास में ही मान लो दो टीम का मैच, मान लो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो एक इंडिया का पहले दिखाया, फिर साथ में ऑस्ट्रेलिया का भी दिखाएगा, हर ओवर वाइज ओवर ऐसे ग्राफ उनको फील आ जाएगा देख कर। क्या जैसे इंडिया से ओवरऑल क्या चल रहा है, मतलब अगर पास में दोनों ग्राफ है मतलब लगभग इक्वल चल रहा है, अगर दूर में है तो जो छोटा ग्राफ है उसका कम रन बना है। तो ग्राफिकली इजीली रिप्रेजेंट होता है, इसीलिए हम लोग पहले प्रोग्राम को एज ए ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होता है ग्राफ, प्रेसिडेंस ग्राफ होता है, तो पता ही है बनाने के लिए। और इस टाइप का जो प्रोग्राम रहेगा उसका ग्राफ बहुत इजीली ड्रॉ होगा, वो कोई टफ होगा भी नहीं। इसको ड्रॉ करेंगे और इस ग्राफ को देखकर हम लोग केसेज में डिवाइड करेंगे, उसके बाद आंसर को चेक करेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछ ले, या मिनिमम पूछ ले या मैक्सिमम पूछ ले या फिर किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पूछ ले, वो चीज हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो बस यही है। इसमें दे सकता है क्या कि मान लो कुछ और चीज कहीं लूप में कुछ है, कहीं लूप दे दिया है कि एक बार, दो बार, तीन बार कोई प्रोग्राम यहाँ एक लूप दे दिया, तो 2 या 3 बार सेम चीज को रन करवाया जा रहा है लूप में। तो इसमें क्या है कि ये लूप है, तो यहां मान लो वैल्यू क्या दिया, जो i इक्वल टू 5 टू i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस मान लो दे दिया है, बोला मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो i का जो वैल्यू होगा, लूप का जो कंडीशन का वैल्यू जो इंक्रीमेंट होते जाएगा लूप में, इसका सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकता है। समझ रहे हो बात, इसका मतलब क्या, पहले i इक्वल टू 5 के लिए होगा एग्जीक्यूट, 5 के लिए हुआ, उसके बाद i इक्वल टू 6 के लिए होगा, उसके बाद i इक्वल टू 7 के लिए होगा, उसके बाद i इक्वल टू 8 के लिए सेम सीक्वेंस में होगा। ये जो सीक्वेंस होगा जो सेम होगा। हाँ, प्रोग्राम में और कहीं प्रिम्प्ट कर सकते हैं, प्रिम्पशन यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं कि अच्छा i इक्वल टू 5 है ना, 5 वाले को कम 5 मान लो, i इक्वल टू 5 का इतना बड़ा कोड रन करवाना है जो कि 4 इंस्ट्रक्शन है। तो क्या किए, i इक्वल टू 5 में आए, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किए, यहाँ प्रिम्पशन कर लिए, फिर i इक्वल टू 6 का जो कोड है उसको रन करवा रहे हैं। ये नहीं कर सकते हैं, ये काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि i इक्वल टू 5 कंप्लीट होगा तभी i इक्वल टू 6 पर जाएंगे। कंप्लीट होता है जब i इक्वल टू एक लूप का जब कंप्लीशन होता है, पहले इनिशियलाइजेशन वैल्यू आया यहाँ से, उसके बाद कंडीशन चेकिंग हुआ, कंडीशन चेकिंग के बाद में यहाँ नीचे आ गया, अगर कंडीशन फेल हो गया तो बाहर आ जाएगा, और नहीं तो जो भी इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर में वो एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद कहा जाएगा, इसके बाद जाएगा इंक्रीमेंट में ना, ये जो i प्लस प्लस है लास्ट में, ये जो लूप का कंडीशन होता है इंक्रीमेंट का, ये i प्लस में कब जाता है, जब ये स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट हो जाता है तभी न जाता है इंक्रीज होने के लिए। तुम क्या बोल रहे हो, हम यहाँ पर ही पहले स्टेटमेंट में प्रिम्प्ट करवा लिए और फिर यहाँ चले गए, मतलब कि ये स्टेटमेंट यहाँ बहुत सारा है, तुम क्या बोल रहे हो हम यहाँ से ही जाकर इंक्रीमेंट करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तुम बीच में प्रिम्प्ट कभी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रिम्प्ट करने के बाद उसके वहां से ही ये स्टार्ट होगा। प्रिम्पशन के बाद स्टार्ट उसके अगला स्टेटमेंट से ही करना है, ऐसा नहीं है कि लूप को इंक्रीमेंट कर देना है, नहीं। हाँ, पैरेलल में अगर 2 प्रोग्राम दिया हुआ है, चाहे अलग अलग नाम का प्रोग्राम हो, मान लो फंक्शन हो, fx एक है, एक और gx है, इसमें मान लो 10 स्टेटमेंट है, और gx में भी
15 स्टेटमेंट है, इसमें पॉसिबिलिटी है कि 10 स्टेटमेंट है ना, एफएक्स का मान लो 10 स्टेटमेंट है, बहुत सारा ऐसा स्टेटमेंट है, तो इसमें तुम बीच में यहाँ पर प्रीएम्पशन कर लो 2 स्टेटमेंट के बाद में, और जीएक्स का कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो। ये पॉसिबिलिटी है, समझ रहे हो बात को? मतलब 2 फंक्शन है एफएक्स और जीएक्स। एफएक्स का कोड है जिसमें 10 इंस्ट्रक्शन है, जीएक्स के कोड में भी बहुत सारा इंस्ट्रक्शन है, मान लो 15 है, तो एफएक्स का कोड में 2 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद प्रीएम्पशन कर सकते हैं, ठीक। और प्रीएम्पशन करने के बाद जीएक्स का जो कोड है उसको हम लोग रन करवा कर कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर जीएक्स को भी कहीं पर प्रीएम्पशन करवाए, फिर एफएक्स के पास गए उसके आगे वाला करवाए, फिर कभी इसको प्रीएम्प्ट करवाए, फिर यहाँ रन करवाए, ये चीज कर सकते हैं। लेकिन लूप के केस में नहीं कर सकते हैं कि अच्छा i इक्वल टू 5 to 10 है, मतलब i का वैल्यू 5 to 10 है, तो 5 के लिए कर रहे थे एग्जीक्यूट, कंप्लीट नहीं किए, 6 के लिए स्किप कर गए और 7 के लिए कंप्लीट किए, नहीं, ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लूप का कंडीशन है जो इंक्रीमेंट होने के लिए कंप्लीट एग्जीक्यूशन होना चाहिए, उसके बाद ही वो कंडीशन इंक्रीमेंट होता है, फिर उसके बाद में कंडीशन चेकिंग होता है। कहा जाएगा? ऐसे लूप लिखते थे हम लोग कैसे, और i इक्वल टू 10, i लेस देन इक्वल टू 100, i इक्वल टू i इंटू 2। मान लो ये फॉर लूप है, क्या करेंगे, इसके अंदर में एक ऐसा प्रोग्राम लिखा हुआ है बड़ा सा, बहुत सारा स्टेटमेंट है, क्या करेंगे, i इक्वल टू 10 को पहले एग्जीक्यूट किए, फिर i लेस देन इक्वल टू 100 पर गए, मतलब क्या, पहले i इक्वल टू 10 इनिशियलाइज हुआ, फिर लेस देन इक्वल टू 100 है ना, 10 इज लेस देन इक्वल टू 100, हाँ सही बात है। तो इसके बाद में यहाँ आए, कंप्लीट किए, उसके बाद कंप्लीशन के बाद यहाँ गए, फिर यहाँ से आकर कंडीशन चेकिंग किए, समझ रहे हो? पहला ए हुआ, दूसरा स्टेप ए हुआ, तीसरा स्टेप ए हुआ, 4th स्टेप यहाँ से यहाँ गए, फिर 5th में यही 2 वाला को रिपीट किया, यही साइकिल रिपीट होगा लूप में। लेकिन बीच से किसी वैल्यू को स्किप नहीं कर सकते हैं। प्रीएम्पशन का मतलब ये नहीं है जो, अच्छा ऐसा कोड है, मान लो बहुत सारा लाइन ऑफ कोड है, बहुत सारा लाइन्स है कोड में, और यहाँ पर प्रीएम्पशन कर दिए, हाँ, एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा कर यहाँ पर अपने फायदे के लिए प्रीएम्पशन कर दिए, और फिर क्या किए, प्रीएम्पशन करके यहाँ से रन करवा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। हम क्या बताए थे, जहां पर भी प्रीएम्पशन होगा वहां पर एक पीसी होगा। ये पीसी क्या था, पीसी क्या था, कॉन्टेक्स्ट जो पढ़े थे प्रोसेस का ना, कॉन्टेक्स्ट पढ़े थे ना, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोसेस, उसमें क्या था, प्रोग्राम काउंटर। इसके पास क्या होता था, प्रीएम्पशन के टाइम में पीसी में जहां पर प्रीएम्पशन हुआ है उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट का, नेक्स्ट का ये स्टेटमेंट का एड्रेस यहाँ आकर स्टोर हो जाएगा। जब कभी भी प्रोग्राम लौट कर आएगा रन करने के लिए तो यहाँ से ही रन करेगा। कैसे, पीसी के वैल्यू को लेगा, पीसी के वैल्यू लेकर गया, यहाँ से रनिंग स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ को स्किप नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बीच को छोड़ दिए फिर नीचे से किए स्टार्ट, नहीं, ये नहीं कर सकते हैं। ये जब नहीं कर सकते हैं तो लूप भी वैसा ही है ना, लूप भी यही है ना। हाँ, ये है i इक्वल टू 10, यहाँ पर है i इक्वल टू 11, यहाँ पर है i इक्वल टू 12, यहाँ i इक्वल टू 13। तो एक को इंस्ट्रक्शन एज ए इंस्ट्रक्शन अगर हम मानते हैं तो इसके बाद में 12 नहीं ना आ सकते हैं, 10 के बाद में 11 ही जाना होगा ना। और एक और भी चीज, कहीं पर भी प्रीएम्पशन कर रहे हैं एक स्टेटमेंट में तो बिटवीन द इंस्ट्रक्शन नहीं होता है प्रीएम्पशन। अब बोलोगे क्या,
अच्छा i इक्वल टू 10 है तो उसमें तो मान लीजिए फॉर लूप में बहुत सारा इंस्ट्रक्शन होता, उसके मिड में कर सकते हैं ना। हम ये बोल ही नहीं रहे हैं कि i इक्वल टू 10 एक स्टेटमेंट है, एक इंस्ट्रक्शन है, नहीं। हम मान रहे हैं कि एज ए इंस्ट्रक्शन ये बिहेव करेगा एक दूसरे के साथ में, कि इस 10 के बाद ही 11 आएगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन नहीं है। इसमें क्या है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है। यहां पर बीच में प्रीएम्पशन हो सकता है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसके कंप्लीट करने के बाद ही प्रीएम्पशन होगा। जो प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लीट करेगा ही करेगा। उसके बाद पीसी का वैल्यू को लेकर वो फिर से रीस्टार्ट जब होगा तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से रीस्टार्ट होगा। बस यही है कंकरेंट प्रोग्रामिंग में, वैल्यू को फाइंड करना, मिनिमम मैक्सिमम। कुछ भी कोड रहे, कोड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा भी कोड रहे कोड को देखो, कैसे ही सोचो उसमें। मान लो मिनिमम बोला है ना, तो सोचो कि क्या इसका बेस्ट केस वर्स्ट केस क्या हो सकता है, फिर उसके सॉल्यूशन में जाना है। पहले सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दोगे, पेज पूरा भर लोगे 5 मिनट, उसके बाद समझ में आएगा कि अच्छा ये तो बहुत सारा मतलब केस पॉसिबल यहाँ पर हो रहा है, सब नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले उसको देखना है और समझना है कि इसका मिनिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, कौन सा केस को पहले चेक करें। सही है। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं। नया टॉपिक क्या है हम लोग का, नया टॉपिक क्या है इसके बाद, नया टॉपिक है डेडलॉक। अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है और चलेगा अच्छा दिन। उसके बारे में देखते हैं क्या है नहीं है, उसके बारे में थ्योरी को देखेंगे और जो भी क्वेश्चंस का फॉर्मेट है अच्छे से पहले थ्योरी देखेंगे, उस पर क्वेश्चन देखेंगे किस तरह ये क्वेश्चन अभी तक आया है, और जो भी डिटेल एनालिसिस होगा हम लोग करेंगे।